किन का? 180? 180 आया तो चॉकलेट ले सकते हैं, जिनका भी केमिस्ट्री में 180 आया। क्या क्या बोल रहे हैं? हम्म। लेक्चर नंबर 3 2 3 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ऑफ डी ब्लॉक। किस चीज का पार्टी? हाँ, किनका है? तो चॉकलेट दूंगा मैं, चॉकलेट दूंगा मैं। नहीं, ये डिसाइड ए ये बोला गया था या तो गाना सुनाई या तो पढ़। तो गाना पहला। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए? इनर्ट गैस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस NS 0 से 2 N-1 D 1 से 10 तक, ये बताए थे आप। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है कुछ एलिमेंट में, आपको बताए थे। नवाबी क्यों करे मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे, आगे पिटाई और होगी। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है? एक इलेक्ट्रॉन का जंप है ना? अरे एस से डी में एक इलेक्ट्रॉन का जंप है ना, यही एक्सेप्शन है, आपको बताए होंगे। एक्सेप्ट प्लेडियम, प्लेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का जंप है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जंप है ना? बाकी सब में जंप, अरे बाकी सब में क्या है? जंप ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। जंप, ये सब बता दिया हूँ मैं। जंप ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से? NS से N-1D। क्रोमियम तो आपको पहले से पता होगा, 4s से 3d में जंप कर जाता है, NS से N-1D में जंप कर जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? NH to N-1D। लेकिन प्लेडियम में कितना जंप करता है? 2। इतनी बात किए थे हम लोग। अब कहानी को आगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इन लोगों ने। जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26 ना? कैसा होगा? आर्गन 4s2 3d6 हो गया 26। 18 2 20 और 6 26 हो गया ना? यही तो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस NH2 N 4 से एक छोटा है ना? 3 4 से नहीं छोटा है। NH2 N-1D6। क्या इसमें जंप करेगा इलेक्ट्रॉन? जंप सिर्फ किस में करता है इलेक्ट्रॉन? नवाबी क्यों करे मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और। तो इसमें तो आयरन है ही नहीं, इसमें जंप नहीं होगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन, अरे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Fe+। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? पहले 26 है ना, अब कितना बचेगा?
ये क्या हो जाएगा आर्गन। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 3D से या 4s से? बाहर से निकलता, बाहर 4s है ना। न्यूक्लियस n इजकल टू 3, n इजकल टू क्या हो गया 4, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलता, 4s बाहर है ना, 3D तो अंदर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बाहर से, yes. तो क्या हो जाएगा 3D6 4s 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, होना तो चाहिए ऐसा ही, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला जाता है 3D7 हो जाता है, ये होता है Fe+। 18, 18 और 7 क्या हो गया 25। ऐसा क्यों, ऐसा का है भाई, होना तो चाहिए 4s1 3D6 ना। लेकिन जैसे ही केटायन बनता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो एक, सुनते रही, जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना वो अंदर चलाता है, 4s से कहाँ चलाता है 3D में। ऐसा क्यों, सुनते रहिए रीजन। पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो मतलब बाहर से इसको अंदर खींच लेता है 3D में। 4s से कहाँ भेज देता है 3D, खींच लेता है, खींच लेता है। तो ऐसा नहीं होता। क्या ये आयरन के साथ होता है, नहीं सबके साथ होता है। सबके साथ बोले तो कोई भी एक एलिमेंट बोलिए। मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है ना। आर्गन इधर देखते रहिएगा, 4s2 3D 18 20 5 25 है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mn प्लस, ये क्या हो गया 24, आर्गन 4s1 3D5, होना तो चाहिए ऐसा ही, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा ना, होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, 3D में आ जाता, 4s से बाहर से किस में आ जाता है 3D6 में। 18 6 24, समझ में आई बात, नहीं आया समझ, सब में ऐसा, हाँ सब में ऐसा। कोई एक एलिमेंट और बताइए। जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 4s2 3D10, 30 है ना ये, 18 2 20 10 30, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा Zn प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 29, आर्गन 4s1 3D10, ऐसा होगा ना। अब इसमें लेकिन जंप नहीं कर सकता है, क्यों नहीं जंप कर सकता, जगह ही नहीं है डी में, जगह ही नहीं है। अबे जगह रहेगा तब तो, जगह अगर जब जंप कर जाएगा तो 3D11, क्या डी में 11 होता है। पॉली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। पॉली बोले थे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2, लेकिन जब D11 आप करेंगे, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, D11 10 तो हो गया, 11 है तो किसी ना किसी में तो 3 रखना पड़ेगा। क्या एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते, इसमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा, नोट कर लीजिए कि जब एक केटायन बनता है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से किधर आ जाता है अंदर। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है इसका, जी अंदर। हो गया नोट। नोट कीजिए। नहीं 3D6 अंदर आ जाता, उसमें है ना हाफ फिनिश्ड।
हो गया नोट? नहीं, ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो न्यूक्लियस खींच लेता है अंदर की। हो गया नोट? क्या हो गया? तो एक ना आप खुद से लिखिए, निकेल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखिए। Na प्लस, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 ना, एक चला गया तो कितना बचेगा? 27। आर्गन 18, डायरेक्ट लिख देते हैं, 18 और 9 क्या हो जाएगा? 27। नहीं, नहीं समझ में आया। अबे डायरेक्ट 4A से 3D में आ गया हो। अब एक्चुअल बच्चों की तरह सिखाना है, मुझे तो ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। आर्गन 4s2 3d8 ऐसा होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। आर्गन 4s1 3d8 ऐसा होना चाहिए, लेकिन जंप कर जाएगा ना 3d9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड, रेडियस का ऑर्डर बताते हैं। रेडियस या साइज डी ब्लॉक। तो पहले मैं बात करता हूँ किसकी? 3D सीरीज। 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, जिंक। ऐसा ना, इधर से इधर आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो रेडियस बढ़ता है या घटता है? घटता है, ये पता है ना। लेफ्ट टू राइट आते हैं तो रेडियस क्या होता है? घटता है। घटा, कांस्टेंट हो गया। आइला, घटना चाहिए ना, हो गया क्या? कांस्ट। फिर बढ़ जाता है, ऐसा का है। तो पहले क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो गया? डिक्रीज, घटा है ना। फिर क्या हो गया? रेडियस यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रह गया। लास्ट में फिर रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज। नहीं, पहले क्या हो गया? डिक्रीज, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? हम्म ऐसा क्यों होता है? रीजन बताऊंगा मैं। यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिए पहले, फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े होंगे आप। रेडियस घटना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया? घट गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया। और इस इफेक्ट को बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डी कॉन्ट्रैक्शन। कुछ लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, गलत।
हो गया नोट? करंट डिस्कस? नो सर। अबे लिखते ही रहेंगे क्या यार? यस सर। मुझे ये बताइए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्यों? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 25, 26, 27, 8, 29, 30, है ना? जेड इफेक्टिव के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताइए मुझे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन किसको खींचता है? न्यूक्लियस ना इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसमें कितने प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है ना। इसमें कितने प्रोटॉन है, 21। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, 22। तो अब 22 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। इसमें कितने प्रोटॉन, 23। 23 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसमें 24 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इधर से इधर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो साइज छोटा हो जाएगा ना। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, यही रीजन है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ भी घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? घटा तो इतना दूर तक घटा, लेकिन फिर बराबर फिर बढ़ गया। इसको बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। और समझिए ऐसा क्यों हुआ। चाहिए तो घटना चाहिए था ना। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। सुनिएगा कहानी को ध्यान से। स्कैंडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d1 D1। D1 के मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा हुआ होगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d2 22। लिखने आता है ना सबको, 18 2 20 और 2 22। तो D2 इसी क्या हो गया, D2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, वेनाडियम, वेनाडियम का एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d3, है ना, 1 2 3, ऐसा हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s1 3d5। इसमें s1 क्यों, हाफ फील्ड का स्टेबल करता है, और क्रोमियम में होता है ना, इन सब में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है ना। क्रोमियम में तो होता है। डी क्या हो गया आपका, 5। देखते रहेंगे। मैग्नीज, मैग्नीज का कितना हो गया, 25। आर्गन 4s2 3d5, 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया ना। फिर आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d क्या हो गया, 6, D6। D6 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना।
बस कहानी अब इतना समझने के लिए काफ़ी। मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहा हूँ तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। स्कैंडियम से टाइटेनियम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? सही बात। इधर से इधर जाएं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना इधर से। यहाँ सुनिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में कितने? डी में कितने? 5। यहाँ कितने हो गए? अब यहाँ एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो यहाँ रिपल्सन लगना शुरू हो जाता है। किसके किसके बीच? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। बोलेगा इसमें क्यों नहीं रिपल्सन? क्योंकि दोनों अलग अलग रूम में है। आप इस रूम में, एक उस रूम में, रिपल्सन बहुत कम होगा। अब एक ही रूम में दो लोग आ गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ रिपल्सन, रिपल्सन से क्या होगा? रिपल्सन से क्या होगा? दूर, दूर ना। सुनिए मेरी बात, जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ तक रिपल्सन कम है। क्यों यहाँ तक रिपल्सन कम है? क्योंकि सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही। यहाँ तक कौन डोमिनेट करता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, रिपल्सन क्या है? कम। तो जेड इफेक्टिव के कारण रेडियस कम होना चाहिए, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आयरन पे आए रिपल्सन भी लग गया। जेड इफेक्टिव बोलता है कि साइज घटना चाहिए, लेकिन रिपल्सन बोलता है नहीं, मैं तो दूर जाऊंगा। तो एक घटाना चाह रहा है और एक बढ़ाना चाह रहा है, एक दूसरे को क्या कर दिया? काउंटर। इसलिए रेडियस क्या हो गया? जेड इफेक्टिव और रिपल्सन देखिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया। यहाँ तक तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट है ना मैग्नीज तक। रिपल्सन क्यों नहीं है इन सब में? है, बहुत कम है, क्योंकि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन बहुत कम है। ज़्यादा क्या है? जेड इफेक्टिव। मैग्नीज तक जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब साइज क्या होगा? घटेगा। लेकिन जैसे ही आयरन में आए तो आयरन में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। बोलिएगा जेड इफेक्टिव नहीं लग रहा होगा, जेड इफेक्टिव भी अपना काम कर रहा होगा। जेड इफेक्टिव क्या सोच रहा होगा? रेडियस को क्या कर दें? कम। लेकिन रिपल्सन क्या सोच रहा होगा? रेडियस को क्या कर दें? बस एक कम करना चाह रहा है और एक बढ़ाना चाह रहा है, एक दूसरे को क्या कर देगा, और रेडियस क्या हो जाता है? बराबर। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? अबे नहीं आया। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? जेड इफेक्टिव और रिपल्सन एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है। अब फिर बोलिएगा तो यहाँ क्या दिक्कत हो गया कॉपर और जिंक में? देखिएगा, बराबर तो समझ में आ गया आपको। कॉपर का एटॉमिक नंबर 27। कौन बोल दिया है? 27 कैसे? कॉपर का एटॉमिक नंबर 27? 27। आर्गन 4s1 3d10 ना, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप। नवाबी क्यों करे? क्यों में कॉपर आ रहा है ना। ठीक है, वो सारे एलिमेंट इसमें है जिसमें एक्सेप्शन है। D10, D10 तो पूरा भरा भरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, S1 है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। और एक क्या है? जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। आर्गन 4s2 3d10 है ना। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों में D10 है, D10 के कारण रिपल्सन क्या होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना। अब जेड इफेक्टिव बेचारा छोटा पड़ जाता है, रिपल्सन क्या करता है? बड़ा हो जाता है। और रिपल्सन जब ज़्यादा हो जाएगा तो रेडियस क्या होने लगेगा? बहुत ज़्यादा। समझ में आई बात? कहानी सुनाता हूँ। पहले जेड इफेक्टिव ज़्यादा था, रिपल्सन कम है इन सब में। धीरे 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 एक ऐसा टाइम आया कि रिपल्सन और जेड इफेक्टिव बराबर हो गया। लास्ट में रिपल्सन वाला डोमिनेट कर गया। नहीं, रिपल्सन के कारण रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। बढ़ गया है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और चला हुआ। ठीक है, दोनों में तो रिपल्सन D10 है, तो फिर जिंक का कैसे बढ़ा कॉपर से? सुनिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ज़्यादा रिपल्सन कॉपर में या जिंक में? तो किसका रेडियस बढ़ा? रिपल्सन से दूर जाएगा ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा। तो कॉपर का रेडियस बड़ा या जिंक का बड़ा? एक्सप्लेन हो गया। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। नोट कर लिया होगा ये सब नोट कीजिएगा। कीजिए फिर, मुझे तो लगता है नहीं करते तो अच्छा।
हाँ ठीक है, कीजिए ना भाई। बिरजू, आपको समझ में आया? इनका घर का नाम है बिरजू? अरे तो रेडियस पहले घटता है क्योंकि पहले जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, फिर रेडियस बराबर हो जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव और रिपल्सन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। लास्ट में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जेड इफेक्टिव बेचारा क्या हो जाता है, कम। हो गया नोट? हो गया? बहुत लेट लिखते हैं यार। लिखते ही रहेंगे क्या आप लोग? हो गया जी। ये तो कहानी हुआ किसकी, 3D की है ना? 4D में भी ऐसा ही होता है। 4D में कौन से एलिमेंट होते हैं बताइए यार? मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे आगे, है ना? एटॉमिक नंबर कितना है, 39, 40, 41, 43, ये सब याद करवाए होंगे। 46, 47,
तो रेडियस पहले घटता है, यहाँ भी सेम 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 घटेगा, फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रीजन इधर से यहाँ तक घट रहा है ना, इसका मतलब कौन डोमिनेट होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा, है ना, सेम सेम सेम, यहाँ से बराबर है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव और रिपल्सन क्या हो गया, बराबर हो गया। लास्ट में रेडियस बढ़ गया, जेड इफेक्टिव कम होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हो गया, क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना, अरे बोलिए, अरे 40, क्या हो गया, लड़का लोग एंट्री नहीं देते हैं, नहीं दिए थे, कितना बजे से क्लास था, 10:45, कितना बजे आए, सुबह 9 बजे से क्लास होती, 10:45 से नहीं, 9 से क्लास होती, यही 9 बजे से अब आए हैं, पूजा करने चली गई थी, फ्राइडे को किन का पूजा होता है, बैठिए, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में रेडियस बढ़ता है या घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है ना, अरे बढ़ता है, लेकिन बराबर, ऐसा का है, बढ़ गया, बराबर, बढ़ गया, 3D से 4D बढ़ गया, फिर क्या हो गया, बराबर, बढ़ गया, बराबर, बढ़ गया, बराबर, बढ़ गया, बराबर, ऐसा का है, 2 बार 3D लिख दिया, दिमाग भटक गया, सेंसर में प्रॉब्लम हो गया, ये क्या मांग रहा है, रिफ्रेश, अपडेट, रीजन इसका क्या है, लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन, नोट कीजिए पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या है, ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ना चाहिए ना, तो 3D से 4D बढ़ा है, लेकिन 4D से 5D क्या हो गया, बराबर हो गया, दिस इज सो कॉल्ड लेंथानाइड कॉन्ट्रैक्शन, नोट कीजिए जल्दी से, आपके यहाँ जो टाइम टेबल आया था उसमें टाइम क्या था, 10:30, 9 बजे नहीं था,
ऐप ब्लॉक है टाइम तो, लेकिन फिर भी पता नहीं, क्लास तो 9 बजे से चलती है, दूसरे कंट्री के हैं। होता है क्या, सुबह सुबह जैसे मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता है कि जैसे सुबह उठते हैं ना 6 बजे, क्लास तो 9 बजे से, 1 घंटा और सो लेते सोते हैं, फिर नींद खुला देखे 9 बजे ही नींद। आप क्या करें। तो वो आप लेट से सोते होंगे, सुबह 4 बजे 5। सुबह वाले क्लास तो ऐसा हुआ कभी कभी 45 मिनट लेट हो गया मेरा। नहीं, फिर किसी दूसरे टीचर को भेज देता हूँ। हो गया नोट। हो गया सर। ऐसा क्यों, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है ना, लेकिन डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आए तो रेडियस बढ़ा, फिर बराबर हो गया। 3D से 4D, 3D से 4D रेडियस बढ़ा, और 4D और 5D का रेडियस क्या हो गया, बराबर। रीजन क्या दिया जाता है, वेट। हम्म लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ए ब्लॉक एलिमेंट की वजह से। हम्म हम्म देखिए क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ए ब्लॉक। शिल्डिंग सबसे खराब किसका होता है, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो सबसे खराब शिल्डिंग किसका होता है, एफ का। शिल्डिंग मतलब रुकावट, शिल्डिंग, बैरियर, स्क्रीनिंग। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग, नहीं। एस का शिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, पी का शिल्डिंग उससे खराब होता है, डी का शिल्डिंग और खराब होता है, एफ का शिल्डिंग तो एकदम खराब होता है, नल्ला। शिल्डिंग खराब तो रुकावट कम ना, शिल्डिंग मतलब रुकावट, तो रुकावट कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जैस मैं न्यूक्लियस हूँ और वो इलेक्ट्रॉन है, तो इनको मैं खींच लूँगा, खींच लेंगे। लेकिन अगर बीच में आप सील्ड कर दिए, रुकावट, रुकावट लगा दिए, तो कम खींचेंगे। तो ज़्यादा सील्डिंग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा सील्डिंग होगा, सील्डिंग मतलब रुकावट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। सील्डिंग अगर नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो एप का सील्डिंग बहुत खराब होता है, सील्डिंग खराब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, तो एप में जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, सुनते रहिए। अब एप में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना शुरू होता है, इसी को बोलते हैं ना एप ब्लॉक। तो एप में इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार कहाँ जाता है, 58। क्या 57 में एप में इलेक्ट्रॉन जाता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन पहली बार एप में कहाँ जाता है, 58 में एप में इलेक्ट्रॉन चला गया, और एप का शिल्डिंग क्या होता है, खराब। शिल्डिंग खराब तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज, इसी को बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा ना, साइज छोटा, आप बोल ही रहे, बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस एटॉमिक नंबर में लगता है, 58। 57 में भी नहीं लगता। 58 के बाद जितने भी एलिमेंट, 58 के बाद जितने भी एलिमेंट है सब में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ में। और एफ का शिल्डिंग क्या होता है, खराब। शिल्डिंग खराब तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
साइज क्या हो जाएगा? साइज कम मतलब छोटा ना, इसी को बोला जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पहली बार किस में होता है बताइए? 58 में, क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है। सीजियम नहीं है वो, सीरियम है। सीजियम तो ये सीरियम। समझ में आई बात? क्या 57 में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? नहीं। क्या 72 में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? 58 से ज़्यादा है तो लगेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, सब में लगेगा। 58 से आगे जितना है सब में लगेगा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है लेंथनम का? 57। इसका एटॉमिक नंबर इसमें लगेगा ना। इन सब में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। समझ में आई बात? सुनते रहिए, अभी उतना नहीं समझ में आया होगा। रेडियस होना चाहिए था क्या? बड़ा बड़ा, लेकिन इसमें क्या लग गया? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया? इसलिए बराबर हो गया। होना चाहिए था बड़ा, लेकिन लग गया क्या? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाता है तो इसके बराबर ही हो जाता है सब में। यही इसका रेडियस होना चाहिए था इससे बड़ा, लेकिन इसमें क्या लग गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो बड़ा होने के बजाय क्या हो गया? रेडियस जितना इसका उतना ही रह जाता। बोलिएगा इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 57 में लगता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस में लगता है? तो यहाँ से लगता है, उसमें नहीं, रेडियस छोटा हुआ। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? आ गया। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? अगर रीजन पूछेगा तो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाते हैं लोग। पुअर शिल्डिंग, पुअर या नल्ला शिल्डिंग ऑफ, किसका शिल्डिंग? एफ सब सेल। एफ सब सेल का शिल्डिंग बहुत खराब होता है। शिल्डिंग खराब होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो साइज क्या हो गया? नोट कर लीजिए। अब मुझे लगता है समझ में आ गया। एफ शिल्डिंग किस में होता है? 58 से। लेंथेनाइट को क्यों 58 से ही क्यों? क्योंकि एफ में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 58। एफ ब्लॉक में पहली बार जाएगा ना। एफ ब्लॉक 57 है या 58 है? एफ ब्लॉक कौन है? ये है ये है ना सर। ये तो डी ब्लॉक, ये ब्लॉक कौन आता है? अबे लेंथेनाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहता है, इन लोग का जगह ये है, लेंथनम के साथ है, इसलिए बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज। इन लोग को एक्टिनाइड सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग जो है ना एक्टिनाइड के साथ रहता है। 89 के बाद सीधा देखिए क्या है? 89 के बाद सीधा क्या है? तो 89 से 103 तक यहीं पे एक्टिनाइड के साथ है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज किस में होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी। जेड कितना होना चाहिए? 57 से ज़्यादा होना चाहिए। हो गया। तो 3D से 4D रेडियस बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का बराबर होता है। रीजन पूछा जाएगा 12th वाले एग्जाम में, क्यों? इट इज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसको ग्राफ से आपको सिखाते हैं, हटाएं इसको। रेडियस और इधर एटॉमिक नंबर। पहले 3D का रेडियस पहले क्या होता है सर? घटता है ना, फिर क्या हो जाता है? बराबर, फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना, पहले घटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज तक घटता है ना, फिर क्या हो जाता? फेरस, कोबाल्ट, निकेल।
है ना। फिर बड़ा हो जाता है कॉपर जिंक, है ना। जिंक का रेडियस ना वेनेडियम से ज़्यादा होता है। क्या बोले, समझ में आया आपको? वेनेडियम का रेडियस ये है ना, जिंक का रेडियस इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब दिखाइएगा तो वेनेडियम से ऊपर रखिएगा जिंक। ये किसका सीरीज बनाया मैंने? 3D। अच्छा, 3D 4D में किसका रेडियस ज़्यादा? ले, 3D 4D में किसका रेडियस ज़्यादा? 3D का, 4D का ना। ये एरो समझ में आता है? अरे 4D का रेडियस ज़्यादा, इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा? 4D ऊपर ज़्यादा ना, नीचे तो कम हो गया। तो 4D क्या होता है? ऊपर। ये 4D हो गया। 4D कहाँ से होता है? इट्रियम से कहाँ तक? कैडमियम तक। कुछ नहीं पता। इट्रियम से लेके कहाँ तक? कैडमियम तक, है ना। ये किसका रेडियस आपने ड्रॉ किया? 4D का। 4D और 5D का रेडियस क्या होता है? 4D और 5D का रेडियस क्या होता है? इक्वल। देखिए कैसे इसको टच कर रहा है एकदम। अब एकदम टच नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस, लगभग लगभग टच कर रहा है। ये येलो वाला किसका रेडियस है? 5D। 3D से बड़ा 4D, 4D और 5D का रेडियस क्या है? इक्वल। समझ में आई बात? ड्रॉ कर लीजिए। 3DS मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर पीरियड में जाते हैं तो घटता है, कांस्टेंट होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, फिर कांस्टेंट। मंगेश भाई, आपको समझ में आया ये? ऑनलाइन पढ़ती हैं? ऑनलाइन में भी इनऑर्गेनिक के टीचर अच्छे हैं। मोहित ददीज। MD मोहित ददीज, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। कौन? शैलेंद्र सर? हो गया नोट? हो गया है।
कौन? अरे रेडियस देखिए यहाँ पे नीचे जो एक ब्लू हरा वाला है, हरा ही है ना? हाँ, हरा वाला वो 3D है, घटा है, बराबर हो गया, फिर बड़ा है। दिख रहा है पीछे से? नहीं दिख रहा है ये? अब दिख गया हो। पहले घटा है ना, फिर कांस्टेंट, फिर ये 3D हो गया। और ये कौन सा कलर है? 4D है ये, ब्लू वाला 4D और रेड वाला 5D। 4D और 5D चिपका हुआ है ना? नहीं, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। तो समझ में आया क्या सिखा रहे हैं आपको? ये रेडियस का ही ऑर्डर है। लिखा भी है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू ऑब्जर्व्ड इन। पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यही रेडियस बता दिया आपको, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस बता दिया मैंने क्या होता है। एग्री? ठीक, नेक्स्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एग्री? स्कैंडियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, इसका होता है 2 3, इसका होता है 2 3 4, इसका होता है 2 3 4 5। अरे मारूंगा तो सारा दांत हाथ में आ जाएगा। 2, मजाक लग रहा है ना? 4 6 7, 2। ये किताब में ये डेटा दिया हुआ भी है, पढ़े हुए अगर बुक। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दिया हुआ है ना डेटा, देखिए। अरे स्कैंडियम 3, टाइटेनियम 2 3, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 से लेके कहाँ तक? 7 तक, 2 से लेके 6 तक, 4। दिया हुआ है डेटा, यही तो पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ये क्या हो गया? 2 3 4 6, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया 2 3 4। इसका क्या होता है? 1 2, इसका क्या होता है? 2। नोट कीजिए। हो गया नोट? कुछ चीजें को घेर दीजिए, +3 +3 +4 +3 +6 +2 +7 +2 +3 +3 +1 +2 +2। कुछ एलिमेंट को घेर दिया, जो घेरे हैं वो क्या है? वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैग्नीज के तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6, लेकिन इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? 2 और 7। क्रोमियम के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन स्टेबल कौन है? 3 और 6। ये किताब को भी ध्यान से पढ़िएगा, तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन है उसको डार्क किया है ना, देखिए
डर क्या है? समझ में आई बात? टाइटेनियम का +4 है। गड़बड़ यही हो गया, +4 नहीं लिखा है इसलिए। +4 गड़बड़ यहीं से हो गया है। +4 4 5 जो घेरा हुआ है वो क्या है? जो ऐसे सर्कल है ना, ये क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। सभी एलिमेंट को ध्यान से देखिए ना, इसमें स्कैंडियम और जिंक ऐसे हैं जिसके सिर्फ एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम के सिर्फ एक ही है ना, +3। जिंक के भी एक ही है, +2। बाकी सभी के एक से क्या है, ज़्यादा। तो सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं। क्यों है उसका रीजन बताऊंगा मैं। स्कैंडियम और जिंक जिसके एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी पॉइंट लिखिएगा। ओनली स्कैंडियम एंड जिंक है सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर या सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट whereas other elements have more than one ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सभी के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ होता है, सिर्फ इसमें ना जिंक और स्कैंडियम ऐसे हैं जिसके एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सबके एक से ज़्यादा है। हो गया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं? इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए। इनर्ट गैस n-1d 1 to 10 ns 0 to 2, यही होता है ना जनरल। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं देखिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। पहले लिखिए फिर बात करते हैं कैसे। लिखिए ना। नहीं दिख रहा क्या? एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं वहां से मैक्सिमम कैसे। हटाएं इसको। नहीं, जैसे देखिए आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 ना। आर्गन आर्गन क्या होता है? 4s2 3d 6। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ना।
NH अरे NH इलेक्ट्रॉन है ना, NH इलेक्ट्रॉन, तो NH इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। क्या फिर उसके बाद बोला है मैंने? n-1 d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n-1 d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। D6 है ना सर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? n-1 d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो आयरन का देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 रहा होगा। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया। जैसे एक एग्जांपल और मैग्नीज का ले लें, मैग्नीज का ही ले लें। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d5, ये हो गया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? NS इलेक्ट्रॉन कितने? n-1d अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड? D5 है तो पांचों अनपेयर्ड ही रहोगे, तो कितने हो गए? 7। नहीं आया समझ? मैक्सिमम देखिए 7 से गया होगा। नहीं आया समझ में? कोई और बताएं कि समझ में आ गया? आ गया ना? नोट कर लीजिए तो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है? NS इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मिनिमम का कोई तरीका नहीं है। हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बताया जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है डी ब्लॉक का? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 7 नहीं, 8 भी होता है। एक एलिमेंट है ऑस्मियम, ऑस्मियम नाम सुना आपने? एक कंपाउंड होता है OSO4। यहाँ ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना है? 4 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 8 या एक को 2 चाहिए होता है, 4 को 8 चाहिए। 8 देगा तो क्या हो जाएगा? 8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 8। ऑस्मियम ये है। आयरन वाला ग्रुप कहाँ गया? फेरस 76, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होता है। 8 तक ठीक है। इसका भी 8 होता है, रुथेनियम का 8, इसका भी 8। ठीक, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 8। लिखा ही होगा इसने कहीं पे इस चीज़ को। कहाँ लिखा है यार? नहीं लिखा है कहीं क्या इसने? ए, आगे सवाल है, नहीं लिखा है इसने। फर्जी तो नहीं है, भूल गया होगा। तुम लिखिएगा, एक नोट और लिखिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है डी ब्लॉक का? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 8। और 8 किसके लिए होता, किसका होता है? रुथेनियम का और ऑस्मियम का, दोनों डी ब्लॉक के मेटल। हो गया सर। एक कहानी सुनिए मेरी बात।
जैसे मैं बात करूँ ना क्रोमियम, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आप लोग नोटबुक देखिए ना, +6 ना। क्रोमियम वाले ग्रुप में मॉलिब्डेनम भी है, टंगस्टन भी है। क्रोमियम ग्रुप 6 में होता है। पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो मुझे तो याद है, आप लोग को याद ही नहीं है पीरियोडिक टेबल। क्रोमियम ग्रुप 6 है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन है ग्रुप 6। ये बार बार दिखाता हूँ कि आपके जेहन में बैठ जाए। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्ट, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ग्रुप 6। क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, मैक्सिमम 6। इसका भी मैक्सिमम, क्यों, एक ही ग्रुप का है तो जैसा इसका प्रॉपर्टी वैसा ही इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सुनते रहिए मेरी बात। ऊपर से नीचे आते हैं ना तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्या 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 क्या, ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि क्रोमियम +6 में ज़्यादा स्टेबल है या टंगस्टन +6 में ज़्यादा है, तो टंगस्टन +6 में ज़्यादा स्टेबल। समझ में आई बात। ऐसा का है क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। साइज छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ में आई बात। तो ऊपर से नीचे आते हैं ना किसी भी ग्रुप में, सिर्फ 6 में नहीं, 7। अच्छा, इसको तो ऐसे भी सोच सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8, 8 तो सबसे ज़्यादा है। 8 किसका है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, नीचे वाले का ना, यानी नीचे वाला हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो। नहीं आया समझ में, आ गया। एक पॉइंट और लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसको ऐसे, क्रोमियम +6 है, मोलिब्डेनम +6 है और टंगस्टन +6, कौन ज़्यादा स्टेबल, टंगस्टन नीचे वाला ना, हाइयर में नीचे वाला स्टेबल, ये है स्टेबिलिटी। समझ में आई बात, नहीं आया। मैग्नीज है +7, टेक्नीशियम है +7, रेनियम है +7, स्टेबिलिटी नीचे वाला बढ़े। आपको तो पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं होगा। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम है, ये स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ता है। लेकिन पी ब्लॉक में उल्टा है, पी ब्लॉक आप लोग पढ़े होंगे तो ऊपर से नीचे लोअर वाले का स्टेबिलिटी बढ़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा, याद है थोड़ा बहुत, क्या है क्लियर। एग्जाम मुझे देना, मैं याद रखूँ, नहीं। क्या करें, नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज़ एक हद तक ही ऊपर होता है। हो गया। लेकिन जैसे अगर लोअर की बात करें तो लोअर में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, लोअर में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीज +2 है ना, तो अब मैग्नीज +2 की बात कर रहे हैं, टेक्नीशियम +2 की बात करें, रेनियम +2, अब कौन ज़्यादा स्टेबल, अब उल्टा हो जाएगा, लोअर में नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला, हाइयर में नीचे वाला। नहीं आया समझ में, पी ब्लॉक में लेकिन कहानी उल्टा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
पी ब्लॉक में पढ़ते हैं जैसे कार्बन, कार्बन ग्रुप 14 है ना, पी ब्लॉक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का +4 होता है, +4 +4 +4, इसका क्या होता है +2, लेड का लोअर स्टेबल होता है नीचे में, पी ब्लॉक। रीजन दिया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये सब पी ब्लॉक पढ़े हुए आप, हटाएं इसको, ये हो गया स्टेबिलिटी। नेक्स्ट चौथा, एल्लोय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के मेटल एल्लोय बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कोई एक एल्लोय का नाम बताइए, एल्लोय का नाम बताइए। ब्रास, पीतल, किसका बना होता है? कॉपर किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक। अबे इसमें भी सोचने लग गया, कॉपर डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक के मेटल ना, जिंक भी डी ब्लॉक का ऑफकोर्स, डी ब्लॉक के मेटल ना ज़्यादा क्या बनाते हैं एल्लॉय। जैसे एक एल्लॉय का नाम और बताइए आप लोग, नाम बोलिए एल्लॉय का। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसको बोलते हैं? कासा, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है ना। कॉपर, टिन, कॉपर किस ब्लॉक? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के मेटल बहुत ज़्यादा एल्लॉय बनाते हैं। रीजन क्या है? अच्छा पहले एल्लॉय किसको बोलते हैं, पहले तो वही आपको नहीं पता हो, उसके बाद की कहानी हो। एल्लॉय किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ, किसको बोलते हैं? सुनिए क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं ना, तो एक होमोजीनियस होना चाहिए। टू और मोर एलिमेंट मिक्स देन दे फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस विच इज कॉल्ड एलॉय। लेकिन उसमें कम से कम एक कंपोनेंट मेटल होना चाहिए। एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मेटल। ठीक है, लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, पहले इसी का डेफिनेशन लिखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन विच एटलीस्ट वन कंपोनेंट क्या होना चाहिए? कंपोनेंट मस्ट बी मेटल। कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मेटल, तभी एलॉय का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एलॉय किसको बोलते हैं? जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट मिलता है तो एलॉय बनता है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? मेटल। पहले मुझे ये बताइए, एक मेटल है और एक नॉन मेटल, क्या ये एलॉय बनाएगा? हाँ बनाएगा ना। एक मेटल, मेटल है ना, कम से कम एक कंपोनेंट मेटल होना चाहिए। एक मेटल है, दूसरा भी मेटल है, लेकिन एक नॉन मेटल होगा, क्या एलॉय बनाएगा? बनाएगा ना। नॉन मेटल है, एक और नॉन मेटल है, क्या एलॉय बनाएगा? नहीं, एलॉय नहीं बनाएगा। कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? मेटल हो, ऐसा होगा। नॉन मेटल क्या एलॉय बनाएगा? बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो एलॉय बनने का कंडीशन क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? मेटल। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं एलॉय का। जैसे ब्रास, ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन, है ना। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल। ठीक है, हो गया। आ रहा हूँ मैं। स्टेनलेस स्टील सबसे बढ़िया एलॉय जो अपने घर में यूज होता है ना। स्टेनलेस स्टील, स्टील होता है ना घर में, थाली बर्तन सब यही होता है। किसका बना होता है? आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। आयरन किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टील में जंग लगता है नहीं ना, रीजन क्रोमियम। ये क्या होता है? एंटी कोरोजिव मटेरियल होता है, ये एलिमेंट होता है।
एक होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? मेटल, कोई भी मेटल हो और मरकरी होना चाहिए, मरकरी के साथ अगर आप बना रहे हैं एलॉय तो उसको बोलते हैं अमलगम। लेकिन अमलगम में जो मेटल है ना वो आयरन और हाँ आयरन और प्लेटिनम। आयरन और प्लेटिनम कभी भी अमलगम नहीं बनाता, बाकी सभी अमलगम बनाते हैं। प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम और एच अमलगम नहीं बना सकते, आयरन अमलगम नहीं बनाता, इसके अलावा बाकी सभी अमलगम बनाते हैं। नोट कर लीजिए एलॉय। छोटा चैप्टर है लेकिन इससे नीट में 2 सवाल आता है, वो कट कर दो सब। इस बार भी 2 सवाल आया था, एक बहुत इजी और एक थोड़ा सा अच्छा सवाल। अब डी ब्लॉक मेटल क्यों एलॉय बनाते हैं? डी ब्लॉक बहुत ज्यादा एलॉय, सब देखिए ना डी ब्लॉक आ रहा होगा। डी ब्लॉक मेटल क्यों एलॉय बनाते हैं? रीजन, डी ब्लॉक मेटल इसलिए एलॉय बनाते हैं क्योंकि उनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। क्या 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 क्या? उनका साइज लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है। एलॉय बनाने के लिए कंडीशन है, सुनते रहिए, एलॉय बनाने के लिए कंडीशन है कि दोनों एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? जैसे ये है ना कॉपर, सुनते रहिएगा, ये कॉपर है, अभी कैसा कॉपर है ये? प्योर, प्योर कॉपर है सर। हम्म, ये क्या है आपका? प्योर कॉपर। इधर बगल में रख दिए जिंक। धन्यवाद, थैंक यू। जिंक, 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 एसिड को बचा रहे हैं ये लोग। एसिड समझते हैं क्या होता है? एसिड, एसिड क्या होता है? एसेट मतलब संपत्ति, फ्यूचर में उसका यूज कर। हाँ, तो उनको लगता है कि मैं एसेट हूँ, इसलिए ज़्यादा ध्यान लगता है दे रहे। नहीं, पता नहीं क्या है अब। जिंक, 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 ये है प्योर जिंक, है ना? मुझे एलॉय बनाना है, तो ये जब जहाँ पे दोनों मिलता है ना उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। दोनों मेटल जहाँ पे मिलता है उसको पटना जंक्शन। बहुत सारे ट्रेनें मिलते हैं वहाँ पे। जंक्शन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे मेटल का जंक्शन है। राजेंद्र नगर टर्मिनल है जंक्शन का। अबे इतना तो मुझे भी पता है भाई। जंक्शन, आपका घर जंक्शन के पास है? हाजीपुर जंक्शन, हाँ, ये जंक्शन। अब कैसे लॉय बनाएंगे बताइए? सुनिए क्या किया जाता। अरे सुनिए ना, जहाँ जंक्शन, अब ठीक है हो गया भाई, अब कटिहार जंक्शन, जहाँ जंक्शन है ना वहाँ पे हीट किया जाता है। वहाँ आप क्या करेंगे? हीट, ये हीट कर रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं समझना। हीट करेंगे तो ये रीजन क्या हो जाएगा? ये रीजन अब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हीट करेंगे तो ये रीजन मेल्ट हो जाएगा, ये भी मेल्ट। तो दोनों किस स्टेट में आ गए? लिक्विड, लिक्विड ना। लिक्विड होते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विड होता है तो क्या हो जाता है देखिए, इधर जिंक आ गया,
जैसे रैंडम आ गया, ऐसा कुछ नहीं, इधर कॉपर आ गया, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए ना। तो इसी रीजन को अब क्या बोलते हैं, इस रीजन को एलओआई। ये रीजन क्या हो गया, एलओआई हो गया। समझ में आया कैसे बनता है एलओआई? अब एलओआई बनने के लिए आपके मन में क्या आया होगा इमेज, कि दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचिए एक बहुत बड़ा रेडियस है, ऐसा, ये है कॉपर, ऐसा कॉपर। तो कॉपर हट के क्या आता है, जिंक ना। कॉपर हट के क्या आता है, जिंक आता है, जिंक। अब अगर जिंक बहुत बड़ा है, सपोज दैट इतना बड़ा जिंक, तो पूरा लैटिस कोई बर्बाद कर देगा, नहीं। क्या इजीली इसमें फिट होगा जिंक, नहीं ना। देखिए ना ये सब इजीली फिट हो गए ना सब एक दूसरे। तो एलॉय वही बनाते हैं जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम। अगर रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या एलॉय बनाएगा, नहीं। तो डी ब्लॉक का कैसे रेडियस सेम होता है, डी ब्लॉक के रेडियस में मैं आता हूँ। ध्यान से देखिए डी ब्लॉक का रेडियस, ये क्या है, स्कैंडियम ना, 3D है ना ये भी पढ़ाया हूँ मैं। और ये क्या है आपका, जिंक। स्कैंडियम का मैक्सिमम रेडियस कितना है, 17 नहीं है, 16 है। तो सही से लाइन टेढ़ा हो गया। ए, ए, इसका रेडियस कितना है स्कैंडियम का, 16 होता है। और इसका जो मिनिमम रेडियस है वो कितना है, लगभग 12.5। तो 12.5 और 16, ये भी रेडियस किस में है, नैनोमीटर। तो मैक्सिमम रेडियस कितना, 16 नैनोमीटर। मिनिमम रेडियस कितना, 12.5। कितना का डिफरेंस है देखिए, 3.5 नैनोमीटर में सब एटम आ गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सब कितने में, 3.5। तो नैन रेडियस का डिफरेंस दिख रहे हैं कितना कम है, नैनोमीटर। -9 मीटर नहीं, बहुत कम डिफरेंस है सबका। सबका साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। इसीलिए ये लोग एलॉय बनाते हैं, क्योंकि इन लोग का रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। समझ में आई बात, नहीं आए समझ में, आगे तो लिखिएगा। कंडीशन फॉर एलॉय, एलॉय बनाने के लिए क्या कंडीशन है बताइए, क्या होना चाहिए भाई, तो रेडियस या साइज ऑफ एलिमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली लेस देन कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन कितना होना चाहिए, 15%। 15% से ज़्यादा रेडियस का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर रेडियस का डिफरेंस उससे ज़्यादा हो गया तो डेल्टा आर अगर 15% से कम है तब तो एलॉय बनाएगा। लेकिन अगर रेडियस का डिफरेंस 15% से ज़्यादा है तो फिर ये एलॉय नहीं बनाएगा। नहीं आया समझ में, अच्छा रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा होने से क्या दिक्कत हो जाएगा, हीट नहीं बैठेगा नहीं बोलेंगे उसको, केमिस्ट्री के टाइम में बोलिए लैटिस वीक हो जाएगा, लैटिस खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया बनेगा, साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम। नहीं आया समझ में, हो गया। तो जब रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा होगा इससे क्या हो जाएगा, इसका भी रीजन लिख दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, क्यों एलॉय नहीं बना रहे, अबे क्या बताइए भाई। हाँ जब रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, लैटिस पुअर हो जाएगा ना, लैटिस क्या बनेगा, पुअर या वीक। हो गया।
अच्छा, एक रीजन और है कि डी ब्लॉक मेटल एलॉय बनाते हैं। बस 2 मिनट लूँगा, इसको ख़त्म करके जाएंगे ना यार, इसको बीच में छोड़ कैसे जाएंगे। मुझे भी रुकने का शौक नहीं है। देख लिए। तो डी ब्लॉक मेटल और क्यों एलॉय बनाते हैं? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। क्या बात कर दी। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ना कितना वेरिएबल है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है ना। एक रीजन ये भी दिया जाता है। वाई सवाल ही लिख देते हैं। डी ब्लॉक मेटल फॉर्म एलॉय। आप लोग बताइए क्यों एलॉय बनाते हैं? पहला क्या हो जाएगा? साइज इनका क्या होता है? साइज, साइज अप्रोक्सीमेटली से। दूसरा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका। थर्ड, इनका फ्री एक्टिव वैलेंसी होता है, फ्री सरफेस वैलेंस, फ्री सरफेस वैलेंसी या फ्री एक्टिव वैलेंस। हो गया। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं।